हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो एक स्टैटिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जानेंगे और प्लैंक रेडिएशन लॉ को ड्राइव करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सो black body radiation is a electromagnetic radiation emitted by an identical object called black body। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक मैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो मतलब एमिटेड होती है बाय अ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं। वो क्या करता है, दैट एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिट द मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब हॉल जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन होती है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट कर लेता है एट मैक्सिमम। और मतलब जितनी भी मैक्सिमम हमारी रेडिएशन होती है उनको एट अ स्पेसिफिक एट अ मतलब गिवन टेम्परेचर पर वो अपने अंदर एमिट कर लेता है। अ ब्लैक बॉडी इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्वर। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी होती है जो एक परफेक्ट एब्जॉर्वर होती है। और जो हमारा सन है, ठीक है, द सन बिहेव अप्रॉक्स लाइक अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर 5800, मतलब 5800 केल्विन पे जो सन है वो एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। सो द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड ओनली द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, नॉट ऑन इट्स मटेरियल और शेप। एक चीज़ है जो याद रखने वाली है कि जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, जो रेडिएशन एमिट हुई है, ठीक है, वो ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, ना कि जो हमारा मटेरियल है उसकी शेप। ठीक है, कि जो सब बॉडी है उसकी उसका मटेरियल कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो सिर्फ ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा। सो हमारा नेक्स्ट है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ अ थर्मल रेडिएशन emitted by a perfect body. Since photon and bosons, they obey Bose-Einstein statistics with zero chemical potential. Using the Bose-Einstein distribution and the density of electromagnetic modes, Planck derived the energy distribution। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा प्लैंक का रेडिएशन लॉ था, ठीक है, उन्होंने बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यूज करके उन्होंने जो अपना प्लैंक जो लॉ दिया है, ठीक है, रेडिएशन का, उसको ड्राइव किया था। आइए जानते हैं कि उन्होंने मतलब प्लैंक जो रेडिएशन लॉ दिया है उन्होंने वो किस हिसाब से आएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो प्लैंक मॉडिफाइड Rayleigh's Jeans law with the assumption that a black body is associated with large number of harmonic oscillation. The oscillation have energy। ठीक है, यहाँ पर मतलब उन्होंने क्या किया, प्लैंक ने जो हमारा रेलेंथ जीन्स लॉ उसको मॉडिफाइड किया और उन्होंने एजम्पशन ली कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो एसोसिएटेड होती है लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन के साथ। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि मतलब वो बॉडी है कोई, तो वहाँ पर जब वो उसके ऊपर वर्क करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, तो वहाँ पर एक हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब हार्मोनिक ऑसिलेशन क्रिएट होती है। तो वही ऑसिलेशंस की वजह से मतलब जो ये है हमारा प्लैंक लॉ वो ड्राइव किया उन्होंने। जो ऑसिलेशन की एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। हमारा जो बोल्टमैन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, वो क्या बोलता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज़ गिवन बाई। तो बोल्टमैन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें ऑसिलेशन मिल जाएंगी, वो होगी हमारी एन इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन नॉट ई माइनस एच न्यू के टी प्लस एन नॉट ई 2 H न्यू ओवर के टी प्लस एंड सो ऑन एंड एन नॉट ई एन न्यू ओवर के टी। तो यहाँ से हमें एक मतलब इक्वेशन मिल गई, ठीक है, बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन से ऑसिलेशंस की। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एन नॉट है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है विद जीरो एनर्जी। ठीक है, और के हमारा बोल्टमैन कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एच न्यू जो होता है हमारा एच न्यू ओवर के टी वो अल्फ़ा होता है। तो इक्वेशन जो 2 है हमारी क्या हो जाएगी, तो बस कुछ नहीं करना है, इस वाली इक्वेशन में हमने अल्फ़ा डाल देना है, जहाँ भी एच न्यू है ओवर के टी वहाँ अल्फ़ा डाल देना है। क्योंकि जो ये इक्वेशन है हम इस इक्वेशन को इतना लॉन्ग टर्म में नहीं लिख सकते हैं, तभी हम मतलब जो ये हमारे मतलब अल्फ़ा बीटा गामा ये जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा यूज़ किया। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी
ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। बस हमने इसकी जगह अल्फ़ा डाल दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, n इज़ इक्वल टू, वहाँ फिर हमने जब सेकंड, जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन थी, हमने वहाँ से क्या किया, मतलब जो हमारी पीछे वाली इक्वेशन थी, हमने वहाँ से एन नॉट को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो बचा वो हमने अंदर लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि ये एक जीपी की टर्म में आ गया। ठीक है, इन जीपी टर्म्स मैंने लिखा हुआ भी है कि इन जीपी टर्म्स। तो यहाँ से जीपी की टर्म में आने के बाद यहाँ से हमें क्या मिलता है कि n इज़ इक्वल टू एन ओवर 1 माइनस ई और माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो जब इस जीपी को सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो हमारी टर्म है, ठीक है, ये टर्म कुछ इस हिसाब से आ जाएगी। बस सिंपल है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है और हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है, हमने 1 माइनस ये किया है और एन नॉट का एन नॉट लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हमने एन नॉट ओवर एन की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस दिस। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। तो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी ऑसिलेटर की, उसको हम डिनोट करेंगे ई से। तो ई इज़ आवर टोटल एनर्जी। ठीक है, एंड 0 प्लस एच न्यू एन नॉट ई अल्फ़ा प्लस दिस एंड सो ऑन एंड दिस। ठीक है, सो यहाँ पर ई इज़ इक्वल टू एच न्यू एन नॉट ई। ठीक है, ये जो हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया एच नॉट। तो हमने यहाँ से बस इसको कॉमन लिया है। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो टर्म बची हमारे पास, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ई ये बचेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो फर्स्ट वाली टर्म 0 थी, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, ये 1। तो यहाँ से एक हमने ले लिया तो ये बचेगा। ठीक है, और ऐसे आगे करते जाएंगे तो यहाँ पर 3 के लिए भी कुछ इस हिसाब से, और लास्ट टर्म हमारी कुछ इस हिसाब से हो जाएगी। सो आई होप इक्वेशन नंबर 4 तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम बोथ साइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ई माइनस अल्फ़ा से। तो जब हम इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन होगी ई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एच न्यू, ये तो एज इट इज़ है। ठीक है, और 1, ठीक है, हमने ई माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी जगह ये यहाँ पर एक बढ़ के हमारे पास ये वाली टर्म ऐसे लगेगी जब मतलब पावरें यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक और पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये 3e। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इक्वेशन एंड तक कुछ इस हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक ऐड करना है बस इसमें हमने। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 5 है हमारी और 4 है, तो हमने इन इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। तो स्टेप करने मतलब सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, जब हम ई माइनस अल्फ़ा करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ई और ई तो कॉमन है, तो ई हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस ई अल्फ़ा। ठीक है, तो ये करने के बाद ये माइनस भी है यहाँ पर। ठीक है, ई 1 माइनस ई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने जो ये वाली टर्म थी, ठीक है, ये वाली टर्म कॉमन ले ली, और जब हमने इसको माइनस किया तो ये वाली इक्वेशन सेम इस इक्वेशन की तरह आ जाएगी। बस ये जो नंबर है हमारे, ये हमारे कट आउट हो जाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से हमारी इक्वेशंस आ गई। उसके बाद अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी फर्स्ट वाली टर्म हमने एज इट इज़ रख दी। सेकंड वाली टर्म हमने ये था हमारे पास। ठीक है, ये भी एक जीपी की टर्म में ही है। ठीक है ना, जीपी की टर्म में। तो बस फर्स्ट माइनस लास्ट, तो जो हमारे पास लास्ट होगा, लास्ट टर्म यही होगी। ठीक है, ई माइनस एन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस ई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब हम ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास कुछ सॉरी कैंसिल नहीं होगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी,
ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल तो आमने सामने वाले होते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वेयर हो जाएगा और ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारी जो सिक्स्थ इक्वेशन है ये है हमारी टोटल एनर्जी फॉर एन ऑसिलेशंस। तो अब हमने एन ऑसिलेशन के लिए तो टोटल एनर्जी निकाल ली, पर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी एवरेज एनर्जी क्या होगी पर ऑसिलेशन के लिए। तो अब हम पर ऑसिलेशन के लिए एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल एनर्जी है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी में से हम मतलब एक के लिए निकालना है तो हमने एन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई डैश, ठीक है, ई डैश इसलिए लिखा क्योंकि ये एवरेज एनर्जी है, ई हमारी टोटल एनर्जी है और ये एन क्या है, टोटल एनर्जी फॉर ऑसिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन नोट ओवर एन, ठीक है, दिस टर्म माइनस दिस, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला एन नॉट था, जो ये एन नॉट है, ठीक है, एन ये वाला है, ये हमारी एनर्जी की इक्वेशन। तो हमने एन नॉट और एन को अलग से लिख दिया और जो हमारे पास बचे उसको थोड़ा साइड में लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बन के आएगी इक्वेशन नंबर 3 से। तो आप इक्वेशन नंबर 3 को देखो कि इक्वेशन नंबर 3 क्या थी। तो हमें वहाँ से अब जो रिज़ल्ट मिलेगा, ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ और ये वाली इक्वेशन तो हमारी एज इट इज़ थी, तो ये आपस में कट आउट होगी। तो हमारे पास एक ही ई माइनस अल्फ़ा बचा, तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एच न्यू ई अल्फ़ा, ठीक है, 1 माइनस ई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको हम जब नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको नीचे लेके आए हैं तो इसलिए ये ई माइनस ई अल्फ़ा हुआ है, ठीक है। और इसको हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, एच न्यू ओवर ई अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ई माइनस अल्फ़ा ई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो बस हमने तभी मतलब 1 लिखा हुआ है और इसको हमने मतलब इंटरचेंज किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा, एच न्यू ओवर ई एच न्यू ओवर के टी माइनस 1, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 7 आ गई, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मतलब ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या आएगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस डी यू। तो एन न्यू इज इक्वल टू एच 8 पाई, ठीक है, और न्यू 3 सी 3 डी न्यू, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद द एनर्जी डेंसिटी विल बी, तो एनर्जी डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, ई न्यू और डी न्यू इज इक्वल टू एन न्यू डॉट ई, मतलब जो हमारे पास एन न्यू की वो वैल्यू है और हमारे पास ई की वैल्यू, उनको दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ हमने सिंपल ये किया है कि हमें एन न्यू की वैल्यू पता है कि एन न्यू की वैल्यू क्या होती है, और जब हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो हम करेंगे जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है और जो हमारी नंबर डेंसिटी की वैल्यू, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये और जो हमारे पास पीछे वाली इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। और यही हमारी इक्वेशन जो होती है वो प्लैंक मतलब रेडिएशन लॉ की इक्वेशन होती है, जहाँ पर हमारे पास एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, वी हमारी फ्रीक्वेंसी है, टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर और के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो एक ये ग्राफ भी है, इसको भी आप बना सकते हो एग्ज़ाम में, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी के बीच, मतलब एनर्जी डेंसिटी के बीच ये ग्राफ बनाया हुआ है। ये जो एक है हमारी एक्सपेरिमेंटल कर्व और दूसरी है हमारी प्लैंक कर्व, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व एक मतलब दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल कर्व निकाली थी। और जब प्लैंक ने मतलब अपना ये रेडिएशन लॉ यूज़ किया तो उन्होंने देखा कि जो मतलब कर्व है, ठीक है, ये लगभग सिमिलर सी ही उस मतलब एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था उसको फॉलो कर रही थी। तो यहाँ से मतलब ये इक्वेशन जो है वो वेरीफाई होती है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व थी ये क्लासिकल कर्व थी, और जो प्लैंक की कर्व थी ये क्वांटम कर्व थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गई थी। तो आगे चल के हम इसके दो एक स्पेशल
केस हैं, एक रेलिन्थ जीन्स लॉ और वीन्स लॉ का, कि मतलब वो किस तरह प्लैंक कांस्टेंट लॉ के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, तो वो वाला भी हम टॉपिक करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का कमेंट बॉक्स में टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।